Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of Science 1 and our chapter is Carbon and Important Element. हमारा तीसरा थर्ड 13 चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। और इसके पूर्व वीडियो में हमने नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अमॉर्फस फॉर्म देखा हुआ है। अमॉर्फस फॉर्म का कंप्लीट होने के बाद आज जो भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। जब हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों स्ट्रॉन्गली बॉन्ड के फॉर्म में अटैच हो जाते हैं तो इससे जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो इसको हम लोग C और H4 हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा। कार्बन के एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम यानी कि CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं बेटा। मीथेन CH4 मॉलिक्यूल इसमें हम लोग को प्राप्त होने वाला है, ये बताया गया बेटा। C2H6 मान लीजिए कि इसके अलावा हम लोग को C2H6 भी बनाना है, जैसे कि इथेन की रचना हम लोग को करनी है, तो इथेन या प्रोपेन जैसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन तत्वों को, मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के चारों एटम्स के बीच में यहाँ पे देखिए दो दो यहाँ पे डॉट्स बनाए गए हैं। इन डॉट्स को इनके कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? इनके कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे कितने बॉन्ड्स कोवैलेंट होंगे? 4 बॉन्ड्स यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो ठीक है, तो मैं अभी ये हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ के बताता हूँ कि along with carbon the element hydrogen in also included in a most organic compound। मतलब कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एलिमेंट भी ऐसा एक तत्व है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में समाविष्ट किया गया है। ठीक है, अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऐसे जो तत्व होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से प्राप्त होकर एक नए कंपाउंड की जब कोई संरचना करता है, ऐसे कंपाउंड्स को बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो और उनके अलावा और कोई तत्व उसके अंदर ना हो, इन सभी तत्वों को बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, और इन्हीं को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,6। करेक्ट है, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है बेटा। तो 6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की होगी 2 और 4। मतलब इसके प्रथम फर्स्ट ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या ले सकता है, इस तरह का बॉन्ड वो फॉर्म करता है बेटा कि इफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द कार्बन, its octet become complete and its electronic configuration becomes stable like that of the nearest inert gas neon। अब देखिए बेटा, इस कार्बन के पास इसकी कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने वाली गैस है नियॉन गैस, जिसका यहाँ पे सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे इसके लास्ट ऑर्बिट में, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो हम अब उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस को कि जैसे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो ये कंप्लीट करने के लिए एक तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर फॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो जब किसी तत्व के देने और लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं, है ना। तो ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितने हो जाएंगी? 4 हो जाएगी बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है या फिर दे सकता है। हाउएवर इट दिस ऑकर्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रेदर देन अ गिव एंड अ टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा एक दूसरी मेथड भी है कि यदि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और तत्व के साथ शेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी कंप्लीट हो जाती है। ये कैसे होती है, ये तत्वों में, ये आकृति में आपको समझ में आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड
विद अदर कार्बन एटम और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि यही कार्बन एटम यदि किसी और तत्व के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये कार्बन एटम कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा और इसको किसी और को मतलब किसी और को कार्बन एलिमेंट्स को मांगने इलेक्ट्रॉन्स को मांगने की या देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक दूसरे एलिमेंट के साथ ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से शेयर करेगा। ठीक है बेटा, अब मैं बताता हूँ कि इस आकृति में ये कार्बन किस तरह से हाइड्रोजन एटम्स को शेयर कर रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है बेटा हाइड्रोजन का 1 और इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। मतलब हाइड्रोजन किसी और को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कम्प्लीटली किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है। मतलब फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है ना उसका, वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है। और यहाँ पे कार्बन का या इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए कि ये जो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे कार्बन हाइड्रोजन एटम के एक एटम को शेयर कर रहा है। तो ये मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे कार्बन ने शेयर किया हुआ है, दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे शेयर हो रहा है, तीसरे हाइड्रोजन का तीसरा एटम यहाँ पे एक एटम इसका शेयर हो रहा है और चौथे हाइड्रोजन एटम का एक एटम यहाँ पे शेयर हो रहा है। मतलब देखा जाए तो कार्बन को उसके बाहरी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, जिसके खुद के 4 थे और दूसरे के 4 को लेकर उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट ऑर्बिट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसी तरह हाइड्रोजन को भी, एक हाइड्रोजन एटम को किसी और तत्व के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के फाइनल ऑक्टेट में, यानी कि फर्स्ट और लास्ट उसका एक ही ऑक्टेट है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अपना एक फाइनल ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। हाइड्रोजन का भी एक दूसरे हाइड्रोजन का एक ऑक्टेट यहाँ पे दूसरे कार्बन एटम के साथ वो कंप्लीट करता है। तीसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के एक एटम को कंसिडर करके वो दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और चौथे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो अपना ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से हर एक हाइड्रोजन के, चारों हाइड्रोजन के, उनके ऑक्टेट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गए और कार्बन के भी फाइनल ऑक्टेट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गए। इस वजह से इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है उनको हमें यहाँ पे बताया गया है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स rather than give and take of electron, carbon complete their final octet. In other words, the carbon atom can form 4 covalent bond और इस तरह के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के से बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं with other carbon atoms or other different element. Okay, so when carbon atom shares 1 electron each with 4 hydrogen atom and forms 4 CH bond, a methane CH4 molecule is formed. यानी कि जब कोई एक कार्बन एटम अन्य दूसरे एलिमेंट के एक एक इलेक्ट्रॉन को मतलब जैसे कि हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पर एक जो CH बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे 4 CH बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं। ये C और H का एक बॉन्ड, ये C और H का दूसरा बॉन्ड, ये C और H का तीसरा बॉन्ड और ये C और H का चौथा बॉन्ड। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते बेटा हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से मीथेन यानी कि CH4 मॉलिक्यूल आसानी से प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बताई गई है बेटा कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम लोग गलनांक और क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, जनरली दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, या फिर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब वाटर में घुलते नहीं हैं ये, है ना, जैसे कि तेल पानी में कभी घुलता नहीं है, उसी तरह से ये कोवेलेंट कंपाउंड भी पानी में अघुलनशील होते हैं, परंतु
वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर कोई हो, इसके जैसे ही कोई दूसरा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो तो उसमें तुरंत ये घुल जाते हैं। तीसरा, इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई गई कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के मंद चालक होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के ये क्या होते हैं बेटा, बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो कर सकते हैं, या फिर नहीं करते हैं ये भी बोले तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ऑफ मीथेन। ठीक है, तो आपको कभी मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बनाने के लिए परीक्षा में पूछा गया तो आप लोग इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा संतृप्त, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और असंतृप्त कौन से हैं, यहाँ पे आपको दोनों पैराद में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है, अ कार्बन एटम एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन एटम जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एक विशिष्ट गुणधर्म कार्बन जो है वो दर्शाता है। इट कैन फॉर्म अ चेन ऑफ कार्बन एटम बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड की एक चेन आपको शो कर सकता है। मतलब ये चेन कैसी होगी, हाइड्रोकार्बन के जैसे ही बनी हुई चेन होगी। द हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जब कोई एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, उनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया इथेन, इथेन C2H6 विच इज CH3CH3, प्रोपेन दैट इज CH3CH2CH3। ठीक है, तो ये हो गए उसके फार्मूले, इथेन का ये फार्मूला है, ये प्रोपेन का फार्मूला है बेटा, जिसमें आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड यहाँ पे शेयर किया गया है, और इसीलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के चेन होती है, हाइड्रोजन कार्बन की चेन होती है, उनके बीच में एक से ज़्यादा, मतलब 2, 3 या 4 जैसे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एटम तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जब कार्बन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सम हाइड्रोकार्बन हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, मतलब कभी कभी किसी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन एटम्स में बहुत सारे बॉन्ड बनाए गए होते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल इथीन, यहाँ पे देखिए इथीन का फार्मूला आपको दिया गया बेटा, इथेन और इथीन में बहुत अंतर है। यहाँ पे C2H4 ये सूत्र है इथीन का, और इथेन का सूत्र बेटा C2H6, ये बात ध्यान में रखिए। तो इथीन में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथाइन मतलब Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, कार्बन कार्बन और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इथीन का ये फार्मूला है। इसको हम लोग इथीन नहीं कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे इथाइन। ठीक है, ये इथीन हो गया, ये हमारा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथाइन का जो सूत्र है वो है Sc ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म किए गए हैं CH हाइड्रोकार्बन में। प्रोपिन जो है उसका फार्मूला, अभी हमने प्रोपेन का फार्मूला देखा था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब प्रोपिन का जो फार्मूला है वो है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपाइन का जो फार्मूला है वो है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो फार्मूलेज है वो फार्मूलेज आप लोग को हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा में इन सभी का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, इनका यूज़ किस तरह से होता है ये सब अगली कक्षा में आपको बताया गया है, इसलिए इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। तो सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन में
आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि 3 कोनिकल फ्लास्क हम लोग को लेने हैं। ये देखिए इस तरह से कोनिकल कोन शेप में कोनिकल फ्लास्क हम लोग को लेने हैं 3, और एक स्टीरर लेना है। स्टीरर यानी कि उसको जैसे हम लोग घोलते हैं ना, वो घोलक हम लोग को यहाँ पे लेना है। केमिकल्स हम लोग को यहाँ पे कौन कौन से लेने हैं, पहले तो वाटर ले लेना है, एक कोनिकल फ्लास्क में वाटर ले लेना है, दूसरे कोनिकल फ्लास्क में हम लोग केरोसिन ले लेंगे, और तीसरे कोनिकल फ्लास्क में हम लोग कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग को कोल पाउडर लेना है बेटा। तो यानी कि हमें 4-5 चीज़ें यहाँ पे लेनी है, वाटर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, कोल पाउडर। कोल पाउडर यानी कि कोयले का पाउडर सिक्टा वगैरह लेना है। अब प्रोसीजर आपको यहाँ पे दी गई है कि टेक 3 कोनिकल फ्लास्क एंड टेक कुकिंग ऑयल, वाटर एंड केरोसिन रिस्पेक्टिवली इन ईच, मतलब तीनों कोनिकल फ्लास्क में हम लोग को कुकिंग ऑयल लेना है, वाटर लेना है और केरोसिन ले लेना है in each, and half a spoonful of cold water in each of the conical flask and stir with the help of stirrer। मतलब हमें क्या करना है, कुछ आधा स्पूनफुल ऑफ कोल जो पाउडर जो है वो तीनों कोनिकल फ्लास्क में डाल देना है और उसको घोलना है, स्टीरर के सहायता से इसको घोलना है विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। ऑब्जर्व द मिक्सचर इन द 3 कोनिकल फ्लास्क। अब हम लोग को इस मिक्सचर्स में कौन से बदलाव होते हैं इनका ऑब्जर्वेशन लेना है। जैसे आपको तो पता ही है कि वाटर के साथ जब हम लोग कोल की सोल्युबिलिटी चेक करते हैं तो पानी में कोल जो है वो एकदम घुल जाता है बेटा। अब हम लोग इसको कुकिंग ऑयल और केरोसिन में चेक करेंगे। तो कुकिंग ऑयल और केरोसिन में इसको चेक करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि सच्ची में कोल पाउडर जो है वो केरोसिन और कुकिंग ऑयल में भी घुलता है या नहीं, या फिर वो अलग ही रहता है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा कि सच्ची में कोल जो है वो सॉल्युबल है कि नहीं है। तो घुलता नहीं है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो केरोसिन और कुकिंग ऑयल में ये घुलता नहीं है। तो ये प्रक्रिया, ये अभिक्रिया हम लोग ज़रूर करके देखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि इसमें घुलता है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि in which of the solvent, water, kerosene and cooking oil does the coal powder dissolve? coal powder dissolve only in the solvent of water, ऐसे आपने जवाब दिया। फिर सेकंड, what inference will you draw about the solubility of carbon? तो solubility of carbon ये डिपेंड करती है कि कार्बन जो है वो only dissolve in water solvent because it contains the atom of hydrogen, because hydrogen H2O is the formula of water। H2O फार्मूला होने की वजह से वो कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो अपना फाइनल ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। उस वजह से वो क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। अदरवाइज केरोसिन और कुकिंग ऑयल में हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से या सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन उसके अंदर नहीं फॉर्म होने की वजह से वो केरोसिन और कुकिंग ऑयल में वॉश या फिर डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन की तरफ। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हम लोग को करनी है। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन आपको तो पता है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स आपके सामने आते तो तुरंत आपके दिमाग में CO2 गैस ये बनती है। तो CO2 गैस भी कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन का ही एक रूप है। तो यहाँ पे आपको कुछ एपरेटस बताया गया बेटा। इस एपरेटस द्वारा हम लोग को कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करना है। तो ये रिएक्शन में आपको बताया गया कि एपरेटस कोल है, मैच बॉक्स है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है। मतलब हम लोग को कोयला लेना है, आग पेटी लेनी है, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेना है। प्रोसीजर, अब इसमें करना क्या है कि इग्नाइट द कोल, मतलब हम लोग को क्या करना है, कोल को जला लेना है, मतलब बर्नर से हम लोग इसको जला लेंगे। और होल्ड द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ओवर द गैस रिलीज ऑन इग्नाइटिंग द कोल, मतलब जब जब ये कोल जलता है तब तब ये मॉइस्ट लिटमस पेपर उसके ऊपर रख देंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेना है और इसके ऑब्जर्वेशन हम लोग को नोट करने हैं। तो फर्स्ट इज विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्नाइटिंग, कौन सी गैस से एयर में वो कोल जो है वो इग्नाइट होते हुए जल रहा है, तो ऑक्सीजन गैस की वजह से वो जल रहा है बेटा। व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म, हाँ तो इसमें जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो बेटा CO2 गैस फॉर्म होगी। व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया है। और फोर्थ इज राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द वो प्रोसीजर, तो इसकी केमिकल प्रोसीजर जो है वो हम लोग को वो प्रोसीजर के लिए
लिखनी है। तो C+O2 इट गिव्स CO2, ये सिंपल सी प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग को लिख लेनी है। तो apparatus, तो देखिए ये दूसरी रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन में आप लोग को रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन यहाँ पे आपको सेम बताई गई है कि इसमें क्या करना है। एक हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेनी है, बड़ी सी लंबी सी एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये टेस्ट ट्यूब आपको दी गई है। इसमें एक स्ट्रॉ भी लेना है हम लोग को। स्ट्रॉ पता है ना, जो नारियल पानी के साथ मिलता है हम लोग को, उससे पानी पीते हैं, वो स्ट्रॉ। और एक लाइम वाटर ले लेना है। लाइम वाटर यानी चूने का पानी। प्रोसीजर दी गई है, टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर ले लेंगे। ब्लो फॉर सम टाइम इनटू द लाइम वाटर थ्रू द स्ट्रॉ एंड ऑब्जर्व द लाइम वाटर। अब हम लोग को क्या करना है, इस लाइम वाटर भरे टेस्ट ट्यूब को स्ट्रॉ से इसमें अपने मुंह से हवा छोड़नी है बेटा। अपने मुंह से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पता है आप लोग को। तो जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है तो ये लाइम वाटर है वो दूधिया रंग में बदल जाता है। व्हाट डिड यू सी, तो ये जो इसका कलर है वो लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्किश वाइट कलर में बदल जाएगा। व्हाट माइट बी द रीज़न बिहाइंड द चेंज, इस रीज़न के पीछे कौन सा कारण है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका कारण हम लोग अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इसका तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।